जय हिंद। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के, यानी प्राचीन इतिहास में हम लोग ऋग्वैदिक काल को स्टार्ट कर दिए थे। ऋग्वैदिक काल में हम लोग आज विशेषता पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन, है ना। तो आज हम लोग देखते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं आज ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन कैसा था, उन लोग का व्यवहार कैसा था, ऋग्वैद हड़प्पा काल के तुलना में कैसा परिवर्तन आया, नहीं परिवर्तन आया, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग। हेडिंग में लिखिए ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन, ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन। तो देखिए, जब शुरुआत में जो आर्य लोग थे, उन्हें प्रारंभिक आर्य जो शुरुआत में आए, यानी आर्य जब बने तो उनको दो तरह से विभाजित थे। रंग के आधार पर दो वर्णों में विभाजित थे। एक हो गया आर्य, एक हो गया अनार। जैसे आर्य आपको पिछले क्लास में हम लोग आपको बता दिया था कि आर्य जो पूर्णतः सफेद या हल्का सांवला हो, उनको आर्य कहते थे। जो प्रारंभिक आर्य थे, जो शुरुआत में आरंभिक, वो रंग आर्य थे, जो रंग के आधार पर विभाजित हुए। यानी जो सफेद और सांवला हो उसको आर्य कहते थे, और जो पूर्णतः काला यानी ब्लैक हो उसको कहते थे अनार, यानी जब प्रारंभिक काल। और ऋग्वैदिक काल के अंत तक, यानी ऋग्वैदिक काल के अंत होने के पूर्व यह वर्ण था रंग के आधार पर न बदलकर चार वर्णों में विभाजित हो गया। यानी कि कौन पहला हो गया ब्राह्मण, दूसरा हो गया क्षत्रिय, वैश्य, और एक हो गया शूद्र। यानी ऋग्वैदिक काल के अंत होने के पहले, यानी कि ऋग्वैदिक काल जब अंत हुआ उससे पहले, यानी 1000 BC यानी 1000 ईसा पूर्व से पहले, ऋग्वैदिक काल यानी कि के अंत होने के पहले ये जो वर्ण थे, यानी कि जो प्रारंभिक रंग के आधार पर विभाजित थे, वो रंग के आधार पर विभाजित न होकर अब ये क्या हो गए, 4 वर्णों में विभाजित हो गए। एक हो गया ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय। आप देखेंगे कि ब्राह्मण कौन बन सकता, क्षत्रिय कौन बन सकता, शूद्र और वैश्य कौन। तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी पढ़ाने या किसी कथन को, जैसे किताब को रचित है उसको व्यक्त करने, यानी भाव को लोगों के पास पहुंचाने का जो काम करता था वो ब्राह्मण करता था। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी जो पढ़ाने का काम करता था वो ब्राह्मण। अब मान लीजिए किसी के पास खूब बॉडी बिल्डर यानी जिम उम करके तागड़ा है, तो वो क्या बनेगा, वो क्षत्रिय बने, यानी कि लड़ाई युद्ध के लिए वो तैयार हो रहा है। और जो खेती बाड़ी या व्यवसाय करता था उसे, जैसे वो खेती बाड़ी हो गया, खेती करता था, तो ये हो गया कौन, व्यवसाय। और जो व्यवसाय करता था वो वैश्य समाज। और जो लोगों को सेवा करता था, यानी कि उस काल में जो लोगों को सेवा करता था, जैसे किसी के यहाँ की महिलाएं जाकर भोजन पकाती थी, बनाती थी, महिलाएं चक्की पीसती थी, है ना। तो ये हो गया शूद्र, यानी कि जो लोगों को सेवा दे उसको कहते थे शूद्र। यानी कि प्रारंभिक आर्य रंग के आधार पर विभाजित हुए। एक हो गया आर्य, एक अनार। उसके बाद ऋग्वैदिक काल के अंत होने के पहले ये आर्य थे जो 4 वर्णों में विभाजित हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण कौन बन सकता था, तो जो जिसके पास ज्ञान का भंडार हो, यानी ज्ञान हो दूसरों को, यानी पढ़ाने के लिए या किसी दूसरे को शिक्षा देने के लिए, तो कौन ब्राह्मण व्यक्ति बन सकता है। क्षत्रिय बन सकता है जिसके पास बॉडी बिल्डर हो, लड़ाई झगड़ा नहीं, बॉडी बना के उसको तगड़ा किए हो तो क्षत्रिय हो जाएगा। जिसको खेती करने में मन लग रहा है, यानी कि या व्यवसाय करने में, तो वैश्य समाज में उसका वैश्य समाज के अंदर आ गया। और जो इन तीनों चीज को नहीं करना चाहता, नहीं पढ़ाना चाहता, नहीं बॉडी बनाना चाहता और नहीं खेती करना चाहता, तो वो सेवा करे, लोगों को सेवा दे, उसको शूद्र हो गया, है ना। तो ये हो गया। अब देखिए, शूद्र शब्द का उल्लेख आपको पहले बताया था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, यानी शूद्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पहले। ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, ये किसके आधार पर विभाजित होते थे, यानी कर्म के आधार पर। यानी जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण कर्म के आधार पर विभाजित होते थे। यदि आप कर्म कर रहे हैं, ब्राह्मण वाले यानी पढ़ाई लिखाई, यानी पढ़ा रहे हैं लोगों को, यानी प्रेरणा कर रहे हैं, तो ब्राह्मण में आपका ब्राह्मण समाज में आप से आते हैं, ब्राह्मण वर्ण से आते हैं। यदि आपका कर्म है लड़ाई झगड़ा, यानी बॉडी बनाना, ये सब, यानी आपका कर्म क्या है, बॉडी बिल्डर बनना, यानी आप क्षत्रिय में आ गए। यदि आपका कर्म है खेती करना, कृषि करना या व्यवसाय करना, तो आप वैश्य समाज से आ गए। और यदि आपका कर्म है लोगों को सेवा देना, तो ये आपका हो गया शूद्र समाज में, आपका शूद्र समाज के अंतर्गत आए, यानी शूद्र वर्ग के साथ।
तो इसमें एक विषय बात यह था जो हम लोग के लिए अच्छा, ये लोग उन समय लोगों के लिए बेनिफिशियल ये था कि यदि आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं तो आप किसी में पोस्ट को, यानी कि ये मान लीजिए कि ए पोस्ट हो गया, ए बी, ए सी और डी, यानी कि आप ब्राह्मण है तो आप क्षत्रिय भी बन सकते हैं, वैश्य भी बन सकते हैं और शूद्र भी बन सकते हैं। यदि आप शूद्र हैं तो क्षत्रिय भी बन सकते हैं। ब्राह्मण यानी खूब मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, उसके बाद आप पढ़ाने, ज्ञान अर्जन करके लोगों को प्रेरित कीजिए, तो आप ब्राह्मण यानी शूद्र से आप ब्राह्मण भी बन सकते हैं। और ब्राह्मण से वैश्य यानी कि क्षत्रिय भी वैश्य बन सकता है, वैश्य बन सकता था। इसमें समाज में आप परिवर्तन कर सकते थे, यानी कि समाज कैसा था, गतिशीलता, जिसको परिवर्तन कहते हैं। यानी कि आप किसी भी ग्रुप में, यानी किसी भी पोस्ट पे आप अपने को परिवर्तन कर सकते थे, है ना। तो ये बात चूंकि उस समय के लिए तो बहुत ही अच्छा था, तभी तो कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटे, है ना। यानी कि अगर वेद की ओर लौटा जाए, जैसे आज के समाज कैसा है, आज के समाज कर्म के आधार पर ना बांट कर जाति के आधार पर बांटा। यदि आपका जन्म ब्राह्मण में हुआ तो आपका ब्राह्मण घर ही हुआ, चाहे आपका कुछ ज्ञान हो रहे या ना रहे, लेकिन आप ब्राह्मण कहलाइएगा। या इसकी आज के समय यानी कि आज के मॉडर्न युग में बहुत ही हानिकारक है ना। यदि आपका जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ तो आप क्षत्रिय यानी बॉडी बिल्डर हैं या नहीं, चाहे पतला सूख यानी लिपलिक यानी कि पतला है, फिर भी आपको क्षत्रिय कहलाइएगा। यदि आप कृषि यानी वैश्य, यदि आपका जन्म वैश्य समाज में हुआ है तो आप चाहे खेती करते हैं या नहीं करते हैं, या व्यवसाय करते हैं या नहीं करते हैं, फिर भी आपका लोग वैश्य समाज में आपको आएंगे। शूद्र में आगे आपका जन्म हुआ, यदि आपका शूद्र समाज में जन्म हुआ है, शूद्र समाज के बेटे के रूप में या बेटी के रूप में जन्म हुआ है, तो आप शूद्र ही कहलाइएगा। चाहे आप किताब पढ़िए या दूसरों को पढ़ाइए, फिर भी आप शूद्र कहलाइएगा। तो ये आज के युग में, मॉडर्न युग में सबसे बड़ा बेकार साबित हुआ है ना। अगर तो इसीलिए लोग कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो, यानी वेदों की ओर, जब वेद शुरुआत में आया, ऋग वेद, तो उस काल में क्या था, वर्ण रंग के किस पे विभाजित किया जाता था, यानी कर्म पर। यदि अच्छा आपका कर्म है तो ब्राह्मण भी कहला सकते हैं। यदि आप नहीं कुछ भी करना चाहते, लोगों को सेवा करना चाहते हैं, तो शूद्र कहलाएंगे। लेकिन आज युग में, आज के क्या है कि वर्ण का विभाजन कर्म के आधार पर न रहकर जाति के आधार पर किया है, तो सबसे बड़ी खराबी चीज है। तो ये आपका देखिए परिवर्तन हो रहा ना। तो आपको इसीलिए कहते हैं कि इतिहास को हमेशा रियलाइज करके पढ़िए, ताकि देखिए उस काल में, वैदिक काल में वर्ण किससे विभाजित होता था, कर्म के आधार पर, और आज किसके आधार पर, जाति के आधार पर हो रहा। तो ये हो गया यानी वैदिक काल के सामाजिक जीवन में हम लोग देखे हो गया, यानी कि वर्ण व्यवस्था ही हो गया। अब देखिए एक बात और है, वैदिक काल में छुआछूत, चूंकि रोक यानी कि कोई भी समाज किसी पोस्ट पर जा सकता था, छुआछूत का कोई प्रचलन नहीं था। जैसे आज है, यहाँ कोई छुआछूत का प्रचलन नहीं था, यानी छुआछूत नहीं था। इसी के ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक व्यक्ति कहता है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक व्यक्ति कहता है कि मैं एक क्या हूँ, ब्राह्मण हूँ, यानी मैं एक ब्राह्मण हूँ और मेरे पिता एक वैद्य हैं, मेरे पिता एक वैद्य है और हमारी माता है जो लोगों के यहाँ चक्की पीसती है। यानी कि एक व्यक्ति ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक व्यक्ति का वर्णन है कि वह व्यक्ति क्या कहता है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और मेरे पिता एक वैद्य हैं और मेरी माता लोगों के यहाँ सेवा देती है। यानी कि ब्राह्मण कौन हो गया, बेटा, उसके बाद पिता कौन हो गया, वैश्य, और माता हो गया शूद्र। यानी कि उस समय में आप किसी भी वर्ण में आपको जैसा आपका कर्म है उसके हिसाब से यानी कि आपको विभाजित किया जाता है। लेकिन तीनों जब साथ, यानी क्योंकि माता पिता और बेटा है तो तीनों साथ ही रहता था। लेकिन आज में क्या है कि यदि आप ब्राह्मण है, वैश्य और शूद्र तो एक साथ नहीं रह सकते हैं, यानी आपका वर्ण है जो जाति के आधार पर विभाजित हो गया था। तो उस समय छुआछूत का कोई प्रचलन नहीं था, है ना। अब हम लोग देखेंगे वर्ण व्यवस्था देख लिया। अब महिलाओं की स्थिति में देखिए, अब महिलाओं की स्थिति में देखिए कि उस समय महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी, क्योंकि आप कहीं भी आप आ जा सकते थे, यानी खुले में कहीं भी आप जा सकते, पढ़ाई कर सकते थे, वैश्य क्षत्रिय बन सकते थे, शूद्र बन सकते थे, यानी आपका हर महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। यानी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उन्हें पढ़ने का भी अधिकार था।
यानी यानी उन्हें पढ़ने का अधिकार था। यानी कि इसी में ऋग वैदिक काल के विदुषी महिलाएं हैं, यानी विद्वान महिला है। जैसे लोग पुरुष यानी अगर मानव यानी कि मर्द अगर पढ़ाई लिखाई में विद्वान हो तो उसको हम लोग विद्वान कहते हैं, और महिलाएं अगर खूब ज्ञानी हो, ज्ञानी महिलाएं हो तो उसे विदुषी कहते हैं। इसी में है ऋग वैदिक काल में अपाला, घोषा, अपाला, घोषा, अपर्णा और लोपामुद्रा। यानी इस काल ऋग वैदिक काल में विदुषी महिला अपाला, घोषा, अपर्णा और लोपामुद्रा का उल्लेख मिलता है ना। तो उस समय महिलाओं की स्थिति यानी कि महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। महिलाएं किसी भी तरह का यानी पढ़ाई कर सकती थी, यानी कि कुछ भी कर सकती थी, है ना। उसमें विदुषी महिलाओं का जिक्र है अपाला, घोषा, अपर्णा और लोपामुद्रा। ये हो गया। आप देखिए हम लोग ऋग वैदिक काल में दहेज प्रथा नहीं था, दहेज प्रथा नहीं था, न ही बाल विवाह था, बाल विवाह नहीं, और सती प्रथा भी नहीं था, है ना। बाल विवाह नहीं था, सती प्रथा नहीं था और दहेज प्रथा भी नहीं था। यानी कि ऋग वैदिक काल में इस महिलाओं की काफी स्थिति अच्छी थी। नहीं आपका पर्दा प्रथा था, यानी कि नहीं यानी कि दहेज, बाल विवाह, सती प्रथा यानी कोई भी प्रथा यानी कि उस समय कोई प्रचलन नहीं था। यानी छुआछूत न के बराबर वहाँ ऋग वैदिक काल में देखने को मिलता था। एक बात यह है कि ऋग वैदिक काल में विधवा विवाह का प्रचलन था। यानी कि विधवा विवाह यानी कि विधवाएं अगर किसी यदि महिला का पति पुरुष यानी मर गया हो तो महिलाएं किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकता था। यानी कि विधवा विवाह का प्रचलन उस समय था, तब इसलिए तो महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। यानी सबसे अच्छा महिलाओं की स्थिति इसी काल में थी वहाँ। यानी कि ऋग वैदिक काल में विधवा विवाह का प्रचलन था और साथ ही एक नियोग प्रथा का भी प्रचलन था। यानी नियोग प्रथा का भी प्रचलन था, यानी नियोग प्रथा का प्रचलन था। जैसे नियोग प्रथा का मतलब समझे, जैसे मान लीजिए कि किसी महिला के मान लीजिए कि अभी के दौर में देखो, सोचिए या आप मान लीजिए किसी महिला का शादी हुआ, लड़की का शादी हुआ, शादी के 2-4 महीना या 1 महीना के बाद उसका पति मर गया किसी कारण से, रोग से या किसी भी कारण से, तो चूंकि उनका तो जीवन यापन नहीं हो पाएगा, है ना। तो उसको जीवन यापन करने के लिए किसी भी पुरुष के साथ संभोग करके अपने वंश को बढ़ाने का एक अथी मिला हुआ था। एक समाज में था कि आप किसी भी पुरुष के साथ अपने समाज को, यदि आपको ताकि बुढ़ारी में आपको कष्ट न हो, यानी जब आप वृद्धा अवस्था में हो जाइएगा तब आपका कष्ट न हो, इसके लिए नियोग प्रथा का प्रचलन था उस समय ऋग वैदिक काल में। जब आप किसी व्यक्ति को यानी कि लड़की को शादी होने के तुरंत बाद या कई उसका बच्चा न हो और वो व्यक्ति यानी महिला चाहती है कि हमारा एक संतान हो जिससे हमें वृद्धावस्था में सुख सुविधा मिले, तो वो किसी भी पुरुष के साथ यानी कि किसी भी पुरुष के साथ, चाहे वह उसका देवर हो या किसी भी यानी कि समाज का किसी भी समाज या कोई समाज का पुरुष हो, उसके साथ संभोग करके अपना बच्चा पैदा कर सकती थी। यानी कि उनका एक स्थान था, यानी कि अधिकार प्राप्त था, महिलाओं का अधिकार प्राप्त था कि यदि महिला विधवा हो गई, यदि उनका बच्चा नहीं है तो उनको यदि बच्चा उत्पन्न करना चाहती है यानी तो नियोग प्रथा के अंतर्गत किसी भी पुरुष के साथ संभोग कर अपने अधिकार का उपयोग कर सकती थी, है ना। तो उस समय काफी यानी कि नियोग प्रथा था। आज के दौर में ये सब नहीं है। यानी बाल विवाह, विधवा विवाह का तो प्रचलन आज है, जिसे विधवा विवाह का प्रचलन आज भी देखने को मिलता है। मान लीजिए किसी भी महिला के पति मर गए तो महिलाएं को शादी यानी अगर उसी घर में अगर देवर है तो उस देवर से साथ करा दिया जाता है, या फिर किसी भी व्यक्ति के साथ जो यानी जिसके साथ वो इच्छा है तो उनके साथ कर सकती है। यानी विधवा विवाह का आज प्रचलन है, लेकिन नियोग प्रथा का प्रचलन नहीं है। यानी नियोग प्रथा का प्रचलन नहीं है। जैसे आप देखिए अर्जुन की माँ है, अर्जुन की माँ का संतान शादी से पहले हो गया था। जैसे अर्जुन है, अर्जुन हो गया, अर्जुन के पिता कौन है? अर्जुन के पिता हो गए पांडु, पांडु हो गया
धृतराष्ट्र, इनके जो माता है थी, इनके पिता का एक वरदान, एक श्राप था कि उन्हें जब भी उनके पिता यानी कि उनके माताओं के साथ संभोग करते थे तो उनके समाप्त यानी मृत्यु हो गई थी। यानी एक श्राप मिला था एक ऋषि के द्वारा, तो है ना, ऋषि के द्वारा श्राप था कि उनकी जब तो अर्जुन के माता या युधिष्ठिर के माता जब अपने पति के साथ संभोग कर रही थी तो उसी में उस समय उसका पति मर गया। तो इन्होंने इसी का नियोग प्रथा का ही उपयोग करके, यानी इनके तीनों माताओं ने नियोग प्रथा का उपयोग करके, यानी कि अर्जुन के माता युधिष्ठिर है ना, सहदेव के माता इनके नहीं, इनके पिता इनकी हो गई। तो नियोग प्रथा से क्या कर सकते थे, नियोग प्रथा का भी उपयोग करके, जैसे पांडु हो गए, पांडु है ना, तो इनकी माता है यानी कि अर्जुन की माता है पांडु हो गई, यानी पांडु के माता के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो गया नियोग प्रथा का, यानी कि नियोग प्रथा का प्रचलन काफी उसमें अधिक थी। तो ये हो गया। आप देखिए हम लोग मनोरंजन के लिए देखेंगे मनोरंजन में क्या क्या था, यानी कि मनोरंजन में देखिए, मनोरंजन में लोग नृत्य यानी नृत्य भी करते थे, नृत्य, संगीत, पासा का खेल, चूंकि इस समय घोड़ा का पालतू पशु बनाया तो घुड़दौड़ होगा, रथ दौड़ भी होगा, है ना। तो ये हो गया आपका हड़प्पा ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन। तो इसको आप लिख लीजिए, हेडिंग में लिखिए ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन, ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन। उसके बाद लिखिए ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन। एक बात और है, छूट गया था, ऋग्वैदिक काल का जो समाज था उन्हें पितृसत्तात्मक था, और हड़प्पा काल का समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक। यानी कि ऋग्वैदिक काल में यानी कि पुरुषों को प्रधानता दी गई, यानी कि पुरुष अगर चाहेगा तो, यानी पुरुष का समाज का प्रधानता दी गई, तभी तो ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था, पुरुष यानी पितृसत्तात्मक था। यानी कि जैसे आज भी देखते हैं, आज का समाज हमारा कैसा पितृसत्तात्मक है। एक बच्चा के लिए यानी कि एक पुरुष के लिए महिलाएं 8 से 9 को बच्चे पैदा करने के लिए तैयार रहती है ना, 8, 9, 10, 11, 12, लेकिन नंबर कॉमा दे दे, यानी कि यदि मान लीजिए किसी स्त्री का पुत्र नहीं हुआ तो 1, 2 कॉमा दे के 2, 3, 4 यानी 5, जब तक उसका पुत्र नहीं होगा, जब तक वो कॉमा दे के आगे बढ़ते रहेगी, जैसे उसका बेटा एक हो जाएगा तो वहाँ फुल स्टॉप देगी, है ना। यानी कि उस समय, तो इससे आप क्या साबित कर सकते हैं कि आज का समाज कैसा है। यानी कि पुरुष के लिए माताएं ने अपने संतान को बढ़ा दी, यानी जनसंख्या को बढ़ा दिया पुरुष के लिए। तो हमारा समाज कैसा, पितृसत्तात्मक, यानी कि पुरुषों की प्रधानता दी गई है, यानी पुरुषों की प्रधानता दी गई, तो हमारा समाज कैसा, पितृसत्तात्मक। तो ठीक उसी प्रकार वैदिक समाज का भी, वैदिक काल का समाज भी, ऋग्वैदिक काल का समाज पितृसत्तात्मक था। तो हेडिंग में लिखिए ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन। उसके बाद लिखिए ऋग्वैदिक काल का समाज, ऋग्वैदिक काल का समाज पितृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था। उसके बाद हेडिंग में लिखिए वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वर्ण। उसके बाद डैश देके लिखिए प्रारंभिक आर्य, प्रारंभिक आर्य रंग के आधार पर, रंग के आधार पर दो वर्णों में विभाजित थे, दो वर्णों में विभाजित थे। एक में लिखिए आर्य, एक में लिखिए अनार्य, एक में लिखिए आर्य, एक में लिखिए अनार। उसके बाद लिखिए आगे डैश देके ऋग्वैदिक काल के, ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल के अंत होने के पूर्व, देखिएगा ऋग्वैदिक काल के अंत होने के पूर्व यह समाज 4 वर्णों में विभाजित हो गया, यह समाज 4 वर्णों में विभाजित हो गया, 4 वर्णों में विभाजित हो गया। कौन है? पहला लिखिएगा ब्राह्मण, दूसरा में लिखिए क्षत्रिय, और तीसरा में वैश्य, और चौथा में शूद्र, शूद्र, शूद्र।
अब लिखिए आगे डैश देके अगला लाइन और स्टार मार दीजिएगा। ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल के वर्ण व्यवस्था, ऋग वैदिक काल के वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था, कर्म पर आधारित था, कर्म पर आधारित था, यानी कर्म पर आधारित था। उसके बाद लिखिए ऋग वैदिक काल के लिखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है, शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। उसके बाद लिखिएगा ऋग वैदिक काल में छुआछूत का प्रचलन नहीं था। उसके बाद डैश देके लिखिए अगला लाइन, इस समय यानी ऋग वैदिक काल के समय वर्ण व्यवस्था में गतिशीलता थी, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से किसी भी वर्ण का सदस्य हो सकता है, तो ये हो गया। अब उसके बाद डैश देके लिखिए महिलाओं की स्थिति, हेडिंग में लिखिए महिलाओं की स्थिति। तो अब लिखिए डैश देके इस समय यानी ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। आगे डैश देके लिखिए और स्टार मार के महिलाएं इस ऋग वैदिक काल में महिलाओं को ऋग वैदिक काल में पढ़ने का अधिकार था। इसी में लिखिएगा कॉमा देके ऋग वैदिक काल में अपाला, घोषा, अपर्णा एवं लोपामुद्रा महिलाएं जो विदुषी थी का उल्लेख मिलता है। और ऋग वैदिक काल में दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। और साथ ही अगले लाइन और स्टार मार लीजिएगा, डबल स्टार मार लीजिएगा, डबल स्टार मारिए। लिखिए ऋग वैदिक काल में महिलाओं को विधवा विवाह और नियोग प्रथा का अधिकार था। तो ये हो गया आपका महिलाओं की स्थिति। उसके बाद देखिएगा मनोरंजन, यानी हेडिंग में लिखिए मनोरंजन। तो डैश में नीचे डैश देके लिखिए ऋग वैदिक काल के लोग मनोरंजन के लिए नृत्य संगीत, पासे का खेल, शिकार, रथ दौड़, घोड़ दौड़ इत्यादि करते थे। तो ये हो गया आपका ऋग वैदिक काल के सामाजिक जीवन। उसके बाद हम लोग आर्थिक जीवन, राजनैतिक और धार्मिक जीवन पढ़ेंगे। इसके बाद ये
टॉपिक आपका यानी कि यूनिट आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे उत्तर वैदिक काल। तो देखिए, हम आपको बार बार कहते हैं कि इतिहास या आज के किसी भी पेपर को बीच में इंटरेक्टिंग न कीजिए। आप जब भी आप पढ़ाई कीजिए तो शुरुआत से कीजिए, ताकि आपको अधिक से अधिक कॉन्फिडेंस के साथ एक इतिहास में पकड़ बन सके कि हाँ नहीं, हम पढ़े तो इतिहास हमको समझ में आए। यानी आप जब शुरू से कीजिएगा क्लास हमारे साथ, तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आप आपसे आर्ट्स में अच्छा कोई नहीं बन सकता है ना। तो आपको ये बार बार कहते हैं कि दुनिया का हर एक मास्टर सेम चीज पढ़ाता है, बस पढ़ाने का तरीका अलग होता है। ऐसे पढ़ने और पढ़ाने के बीच एक कनेक्टिंग पॉइंट है, जिसको आप बना के हमेशा बरकरार रखिएगा। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमसे अच्छा आप कहीं नहीं समझ पाइएगा। तो चलिए, ये था आपका ऋग वैदिक काल के सामाजिक जीवन। तो चलिए, जय हिंद। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चा अभी भी नहीं जुड़ पाया है तो जुड़ पाए। चलिए, जय हिंद।